स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल हिस्ट्री ए एनालिसिस में। हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले विभिन्न वीडियो में हमने पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया है। पाषाण काल को इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है और ये 3 भाग है: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख ईसा पूर्व से जो है 3000 ईसा पूर्व तक 3000 ईसा पूर्व तक किसका काल है ये? पाषाण काल का। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 25 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक या 40,000 ईसा पूर्व तक। फिर 40,000 ईसा पूर्व से आपके 7,000 ईसा पूर्व तक जो है वो मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड होता है। और नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 7,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कब तक माना जाता है? 7,000 ईसा पूर्व से आपके 3,000 ईसा पूर्व तक 3,000 ईसा पूर्व तक। नवपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो कम ज़्यादा हो सकता है। कहीं पर ये 4,000 ईसा पूर्व में ही खत्म हो गया और कहीं पर ये 2,000 या 1,000 ईसा पूर्व तक ये जारी रहा। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। जनरली जो ज़्यादातर माना जाता है वो टाइम पीरियड कि 3,000 ईसा पूर्व तक जो है नवपाषाण काल चलता रहा। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता जो इसके बाद में आती है, उसका जो टाइम पीरियड जो ऑथेंटिक टाइम पीरियड माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो ऑथेंटिक टाइम पीरियड माना जाता है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है। तो इस प्रकार जो नवपाषाण काल जो समाप्ति का जो समय था 3,000 ईसा पूर्व, और ये जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता की जो शुरुआत का समय जो था 2350 ईसा पूर्व, इसमें कुछ अंतर है। ठीक है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इनके बीच में जो है कौन सा काल था, इनके बिना हमारा इतिहास का जो कालक्रम वो पूरा नहीं होता है। और इस काल में जो आता है वो आता है ताम्रपाषाण काल। कौन सा आता है? ताम्रपाषाण काल। लेकिन ये ताम्रपाषाण काल का शुरुआती काल था इस सभ्यता के शुरू से लेके नवपाषाण काल के अंत से लेके सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआत तक का जो काल था वो ताम्रपाषाण काल का शुरुआती काल था, जिसे हड़प्पा पूर्व काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां कहा जाता है। वो उस काल में पनपी थी। और कुछ ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल चलती रही। और कुछ ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां थी वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद अस्तित्व में आई। तो इस प्रकार ये जो ताम्रपाषाण काल का जो है पीरियड है वो बहुत लंबा है। ये नवपाषाण काल के अंत से लेकर उत्तर हड़प्पा काल तक चलता है। नवपाषाण काल के अंत से लेकर उत्तर हड़प्पा काल तक चलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अर्थ की। ताम्रपाषाण काल जो शब्द है वो ताम्र और पाषाण से मिलकर बना है। ताम्र का मतलब होता है तांबा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। मतलब जिस काल में तांबा और पत्थर साथ में यूज किए जाते थे वो काल कौन सा कहलाता है? ताम्रपाषाण काल। इतिहास का वो काल जिसमें तांबा और पत्थर साथ में यूज किए जाते थे वो क्या कहलाता है? ताम्रपाषाण काल। देखो, पत्थर जो है पाषाण काल में प्रयोग किए जाते थे और पाषाण काल में जो है केवल पत्थर ही उपयोग किए जाते थे और उनके जीवन का आधार पत्थर था। लेकिन बाद में जो कालांतर में तांबे की खोज की गई और मानव ने जो है तांबे का उपयोग भी करना शुरू कर दिया। तो लेकिन वो पत्थर का उपयोग उसने बंद नहीं किया था, पत्थर का उपयोग उन्होंने बंद नहीं किया था। पत्थर का उपयोग भी जारी रहा, साथ में तांबे का उपयोग भी करने लगा। ठीक है, तो जिस काल में तांबे और पत्थर का साथ उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? ताम्रपाषाण काल। हालांकि जो पत्थर के औजार है वो पाषाण कालीन सभ्यता के बाद जो सभ्यता आरंभ हुई वह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता थी। मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग धातु के रूप में किया। देखो, जो सबसे पहले जो धातु प्रयोग में लाई गई वो कौन सी थी? तांबा। ठीक है, तो इसको प्रथम धातु काल भी कहते हैं क्योंकि प्रथम धातु का उपयोग इसी काल में किया गया। इससे पहले धातु का उपयोग नहीं किया गया था, केवल पत्थर का उपयोग किया जाता था। पत्थर का उपयोग किया जाता था, हड्डी का उपयोग किया जाता था, लेकिन तांबे का या किसी धातु का प्रयोग नहीं किया गया था। इसलिए इसको प्रथम धातु काल भी कहा जाता है। और मानव ने जो है तांबे का उपयोग लगभग 5,000 ईसा पूर्व में शुरू कर दिया था, लेकिन इसका भारत में वृहद स्तर पर जो उपयोग है वो 3,000 ईसा पूर्व के बाद ही किया जाने लगा। ठीक है, ताम्रपाषाण काल की विशेषताएं कि ताम्रपाषाण काल की क्या विशेषताएं थी जो उसे अन्य संस्कृतियों से, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता या पाषाणकालीन सभ्यता है, उनसे अलग करती है।
इसके बारे में हम देखते हैं। ताम्रपाषाण काल में मानव जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित था। ताम्रपाषाण काल में जो मानव जीवन था वो किस पर आधारित था? कृषि और पशुपालन पर। ठीक है। जबकि हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जो मानव जीवन जो आधारित था वो व्यापार पर आधारित था। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय संस्कृति थी, जबकि ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां थी वो ग्रामीण थी और उनके जीवन का आधार क्या था? कृषि और पशुपालन। तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल के बाद आता है। अगर हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल के बाद में आता है, क्योंकि पत्थर के उपयोग के बाद जो मानव ने जिस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया वो तांबा थी। और तांबा जो है कौन से काल में प्रयोग की गई? ताम्रपाषाण काल में। तो इस प्रकार नवपाषाण काल के बाद में कौन सा काल आता है? ताम्रपाषाण काल। लेकिन अगर कालक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो ताम्रपाषाण काल सिंधु सरस्वती सभ्यता के बाद में आता है। लेकिन अगर कालक्रम के हिसाब से देखा जाए, देखो आपके सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और ज़्यादातर जो ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां हैं वो इसके बाद ही अस्तित्व में आई। इसलिए अगर कालक्रम के हिसाब से देखा जाए तो ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृतियां हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आती है। लेकिन ज़्यादातर संस्कृतियां मतलब जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व आती है, लेकिन इनकी जो शुरुआत है वो नवपाषाण काल के तुरंत बाद हो जाती है। लेकिन वृहद स्तर पर जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति अस्तित्व में आई वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आई। इसलिए ज़्यादातर लोग विद्वानों का मानना है कि आपके ताम्रपाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है अगर अगर तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो, क्योंकि अगर तकनीकी दृष्टि से अगर देखिए तो सबसे पहले तांबा अस्तित्व में आया था। तांबे में जब टिन मिलाया गया तब कांसा अस्तित्व में आया था, और सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्यकालीन है। तो इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के ताम्रपाषाण काल से पहले आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है। तो अगर तकनीकी दृष्टि से देखा जाए तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रपाषाण काल के बाद में आती है। ठीक है। ताम्रपाषाणी संस्कृतियों के विभाजन का मुख्य आधार मर्दभांड की विशिष्टता है। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों विभाजन का आधार क्या है? मर्दभांडों की विशिष्टता है। देखो जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, चाहे आहड़ संस्कृति है, जौहरी संस्कृति है, सावलदा है या मालवा संस्कृति है, उनमें जो मर्दभांड पाए गए हैं वो विशिष्ट प्रकार के हैं, उनकी अलग अलग विशिष्टता है। ठीक है। और उन्हीं के आधार पर जो है इनका विभाजन किया गया है। किसी पर सफ़ेद रंग का अलंकरण किया गया है, किसी पर काले रंग का अलंकरण किया गया है, कहीं पर टोटीदार मर्दभांड पाए गए हैं। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के मर्दभांड पाए गए हैं, और इन्हीं मर्दभांडों की विशिष्टता के आधार पर हमने जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों का विभाजन किया है। ठीक है। ताम्रपाषाण काल में मर्दभांड मुख्यतः चाक पर निर्मित होते थे। ताम्रपाषाण काल में जो मर्दभांड है मुख्यतः किस पर निर्मित होते थे? चाक पर निर्मित होते थे। इतिहासकारों का मानना है ताम्रपाषाण काल के लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, यानी पक्की ईंटों का उन्हें ज्ञान नहीं था। मतलब ताम्रपाषाण काल के लोग जो है मिट्टी के घर बना के रहते थे, मतलब ईंटों का उन्हें ज्ञान नहीं था। एक उपवाद है, लेकिन इसका एक अपवाद है, वो है गिल्लुंड। क्या है? गिल्लुंड। ये आपके आहड़ या बनास संस्कृति संबंधित है राजस्थान में। ठीक है। और यहाँ पर जो है ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं, ईंटों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो स्थल थे वहाँ पर जो मकान है वो आपके मिट्टी के ही बनाए जाते थे। ठीक है। ये लेखन कला से परिचित नहीं थे। जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के जो लोग थे वो लेखन कला से परिचित नहीं थे, जबकि हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो लेखन कला से परिचित थे। हालांकि उनकी लिपि पढ़ी नहीं गई है, लेकिन वो लेखन कला के बारे में जानकारी रखते थे। लेकिन ताम्रपाषाण काल के लोग जो है लेखन कला से परिचित नहीं थे। ठीक है। ताम्रपाषाण काल के लोग अपने भोजन को पकाकर खाते थे। ठीक है। भोजन को पकाकर खाते थे। विभिन्न चूल्हे वगैरह मिले हैं, चूल्हों का अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि वो अपने भोजन को पकाकर खाते थे, यानी उन्हें अग्नि का ज्ञान था। ताम्रपाषाणकालीन लोग विशेष देवी की पूजा करते थे। वो विभिन्न स्थलों से जो है मातृ देवी की मूर्तियां मिली है, तो उनसे पता चलता है कि वो विशेष देवी की पूजा करते थे। इस काल में मनुष्य गेहूं, धान, दाल की कृषि करने में प्रवीण हो गया था। विभिन्न अनाजों की जो है वो खेती करने लग गया था। ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है। नवदा टोली के उत्खनन से सभी अनाजों के साक्ष्य मिले। नवदा टोली जो मालवा संस्कृति संबंधित स्थल है, वहां से लगभग सभी अनाजों के जो ताम्रपाषाणी संस्कृतियों में उगाए जाते थे उनके अवशेष मिलते हैं। ताम्रपाषाणी संस्कृतियों में कायता संस्कृति सबसे पुरानी है। देखो ये जो कायता संस्कृति है आपके मालवा क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में, वो सबसे प्राचीन मानी जाती है,
ये चंबल नदी क्षेत्र में स्थित थी। जबकि जो सबसे नवीन संस्कृति वो मानी जाती है वो जौहरी संस्कृति, वो लगभग 500 ईसा पूर्व तक चलती रही। सभी ताम्रपाषाण समुदायों चाकों पर बने काले व लाल मृदभंडों का प्रयोग करते थे। जो ताम्रपाषाणी संस्कृतियों के जो लोग हैं वो काले और लाल मृदभंडों का प्रयोग करते थे। लेकिन उनमें से कुछ अलंकरण के आधार पर हम उनमें अंतर करते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो मृदभंड प्रयोग किए जाते थे वो काले और लाल मृदभंड उपयोग किए जाते थे। ठीक है। ताम्रपाषाण काल की महिलाएं सीप और हड्डियों से बने गहने पहनती थी, क्योंकि ताम्रपाषाणकालीन स्थलों से सीप और हड्डियों से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। जो ताम्रपाषाणकालीन स्थलों की खुदाई की गई है उनमें सीप और हड्डियों के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, और इससे पता चलता है कि उस काल में जो महिलाएं हैं वो सीप और हड्डियों से बने गहने पहनती थी। इतिहासकारों का मानना है कि ताम्रपाषाण के लोग बेल में धार्मिक आस्था रखते थे। मतलब वो उनके काल में, ताम्रपाषाण काल में बेल का धार्मिक महत्व था, क्योंकि विभिन्न स्थलों से, चाहे मालवा हो, राजस्थान हो, चाहे जौहरी संस्कृति हो, बेल की जो है मूर्तियाँ मिली है, बेल की मूर्तियाँ मिली है। इससे पता चलता है कि उनका जो है, उनके धर्म में बेल का जो है महत्वपूर्ण स्थान था। इतिहासकारों का मानना है कि इस काल में लोग तांबे को गलाने की कला को जानते थे। विभिन्न स्थानों से तांबे की भट्टियां मिली है, उससे पता चलता है कि उस काल के लोग जो है तांबे को गलाने में प्रवीण थे और उनको विभिन्न आकृतियों में ढालने में प्रवीण थे। ताम्रपाषाण काल के लोग माना जाता है कि कताई और बुनाई के जानकार थे, कताई और बुनाई करना जानते थे। विभिन्न सुइयां वगैरह वहां से मिली है। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। जो प्रायद्वीपीय भारत में जो बड़े बड़े गांव बसाने का जो कार्य किया था, सबसे पहले किसने किया था? ताम्रपाषाण काल के लोगों ने। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाणी संस्कृतियों के विस्तार के या विकास के बारे में, कि भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में जो है ताम्रपाषाणी संस्कृतियां प्रसारित थी। ठीक है, तो इसमें मुख्य जो क्षेत्र थे, एक था दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश का पश्चिम भाग, पश्चिम महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत। इस क्षेत्र में जो है ताम्रपाषाणी संस्कृतियों का विकास हुआ था। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सी संस्कृतियों का विकास हुआ था इस क्षेत्र में, हम देखते हैं। देखो, एक थी जुकर और जाकर संस्कृति। ये आपके सिंध क्षेत्र में स्थित थी। कौन से क्षेत्र में स्थित थी? सिंध क्षेत्र में स्थित थी। और ये प्राक हड़प्पा संस्कृति थी। प्राक हड़प्पा ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति थी। कौन सी? जुकर और जाकर। ये आपके सिंध के कोटदीजी नामक क्षेत्र में स्थित थी। सोती संस्कृति जो है राजस्थान में स्थित थी। ये भी पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति थी। राजस्थान में और जो कुछ संस्कृतियां हैं, एक है गणेश्वर। ठीक है, ये राजस्थान के सीकर जिले के आसपास स्थित थी। और एक है आहड़, ये दक्षिण पूर्व राजस्थान में स्थित थी, उदयपुर जिले में। ठीक है, और नरहन जो है उत्तर प्रदेश में स्थित थी। कायथा और मालवा, कायथा और मालवा जो है मध्य प्रदेश में स्थित थी। और सावलदा और जौहरी संस्कृतियां जो है कहाँ पर स्थित थी? महाराष्ट्र में स्थित थी। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख संस्कृतियां थी, ये कुछ प्रमुख ताम्रपाषाणी संस्कृतियां थी। कौन कौन सी? जुकर और जाकर, सोती संस्कृति, गणेश्वर और आड़ संस्कृति, नरहन संस्कृति, कायथा और मालवा संस्कृति, सावलदा और जौहरी संस्कृति। ठीक है, अब इनके कुछ ताम्रपाषाणकालीन स्थलों के बारे में देख लेते हैं। जो प्रमुख ताम्रपाषाणकालीन स्थल जो भारत के विभिन्न भागों से मिले हैं, उनमें देखो, जुकर और जाकर के बारे में हमने देख लिया है, ये सिंध क्षेत्र में स्थित था। सोती जो है राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में स्थित था। गणेश्वर राजस्थान के सीकर क्षेत्र में स्थित। महेश्वर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। एरण मध्य प्रदेश में स्थित है। और आपके जो है कायथा और नवदा टोली भी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर दो दो संस्कृतियां अस्तित्व में आई, वो कौन कौन सी थी? मालवा और कायथा। मालवा और कायथा नाम की जो संस्कृतियां थी वो आपके मध्य प्रदेश क्षेत्र में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, एक है पांडु राजा डिबी, यह पश्चिम बंगाल में स्थित था। पश्चिम बंगाल में ये स्थल था ताम्रपाषाणकालीन स्थल। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो स्थल थे, नेवासा, दायमाबाद, इनाम गांव और जोरवे, ये महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित थे। ये स्थल जो थे महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित थे। इसके अलावा जो राजस्थान क्षेत्र में स्थित है, गिलुंड, बालाथल, गणेश्वर और सोती। बालाथल, गिलुंड, सोती और गणेश्वर। इसके अलावा गुजरात में जो स्थल थे वो थे प्रभास पतन और रंगपुर। गुजरात में कौन कौन से स्थल थे? प्रभास पतन और रंगपुर। ठीक है, इसके अलावा दक्षिणी भारत में जो स्थल थे, इनमें पिकलीहल, मास्की, ब्रह्मगिरी और संगलकुलु। ये अब हम बात करते हैं ताम्रपाषाणकालीन संस्कृतियों प्रकार की, कि ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृतियां थी वो कितने प्रकार की थी। तो ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृतियां थी वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की थी। कितने प्रकार की थी?
तीन प्रकार की थी। पहली जो संस्कृतियां थी वो थी हड़प्पा पूर्व संस्कृतियां, और इनका जो टाइम पीरियड था वो आपके 4000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक। और इनमें जो दो मुख्य संस्कृतियां आती है, एक सोती संस्कृति जो बीकानेर क्षेत्र में स्थित है राजस्थान के, और एक झुक्कर और झाकर संस्कृति जो सिंध क्षेत्र में स्थित है। ये दो प्रमुख संस्कृतियां थी हड़प्पा पूर्व संस्कृतियों में। इसके बाद आती है हड़प्पाकालीन संस्कृतियां। इनका जो टाइम वो था 2600 से 1800 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और इसमें जो प्रमुख संस्कृतियां थी, आहड़ संस्कृति जो राजस्थान में स्थित है, गणेशोत्सव संस्कृति जो राजस्थान में स्थित है, और ओसियम या गेरिंग मर्दबान संस्कृति जो गंगा घाटी मैदान में स्थित है। ये तीन प्रमुख संस्कृतियां हड़प्पाकालीन संस्कृतियां हैं। ये हड़प्पा के समकालीन थी, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी प्रकार की संस्कृतियों की, वो है उत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृतियां, जो 2000 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व के काल में अस्तित्व में रही। इनमें मालवा और काय था जो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, जोरवे और सावलदा जो महाराष्ट्र में स्थित है, और नरहन जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये 5 संस्कृतियां जो थी ये उत्तर हड़प्पाकालीन थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद में ये अस्तित्व में आई और उसके बाद में कायम रही। इनमें जो है ज़्यादातर संस्कृतियों का अंत जो है 1400 ईसा पूर्व या 1200 ईसा पूर्व के लगभग हो गया था, लेकिन इनमें से जो जोरी संस्कृति है वो लगभग 500 ईसा पूर्व तक चलती रही। मतलब जो सबसे बाद में जो खत्म होने वाली संस्कृति कौन सी थी? जोरी संस्कृति, ठीक है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने ताम्रपाषाण काल के बारे में, उनके अर्थ, उनकी विशेषताओं और उनके प्रकार के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम विभिन्न ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों की विशेषताओं के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे।